Hello, my dear student. Today we will discuss about another funny topic of electrostatics, and that is torque on an electric dipole placed in uniform electric field. Means today we will see the reaction of electric dipole in uniform electric field. मीन्स जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, तो डाइपोल क्या मूव करेगा या अपने एक एक्सिस पे रोटेट करेगा. मीन्स व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे टॉपिक से क्लियर है कि यहाँ कुछ टॉर्क का गेम होने वाला है. तो टॉर्क बेटा मैंने 11th में या प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाए थे. टॉर्क मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स मीन्स टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है. आई होप यू नो ऑल अबाउट टॉर्क एंड इट्स एप्लीकेशन. वेक्टर है बेटा, तो इसमें डायरेक्शन का मस्त मजा आने वाला है. आपको फील करना पड़ेगा पूरा डायरेक्शन. तो टॉर्क पूरा गेम प्ले करता है जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है. अब क्या होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उसको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाते हैं. जस्ट आप कंसीडर कर लो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इन्फिनिटी पे कहीं सोर्स रहा होगा, तो इन्फिनिटी पे सोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं पैरेलल टू ईच अदर. ये आप मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ करके रखा है. अब यहाँ पे अगर आप कोई डाइपोल प्लेस करते हो, जस्ट सी अबाउट द डाइपोल. डाइपोल मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में थोड़ी गैपिंग होनी चाहिए. देन दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडी हियर. नाउ कंसीडर दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज. ओके. These two combination of charges are making an electric dipole. अब डाइपोल है भाई, तो इसका एक मिड पॉइंट होगा. हम मान लेते हैं ये मिड पॉइंट O है. इधर का भी डिस्टेंस L मान लेता हूं, इधर का भी डिस्टेंस L मान लेता हूं. मीन्स डाइपोल पे एक चार्ज प्लस Q, एक चार्ज माइनस Q, उनके बीच का सेपरेशन 2L मैंने माना, 2L. ओके. एंड बीच में एक इसका सेंटर ऑफ डाइपोल. डाइपोल एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन मीन्स कहीं ना कहीं ये डाइपोल का एक्सिस का डायरेक्शन ऐसा होना है. अब आप देखो कि डाइपोल का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा. ये एंगल बना रहा है थीटा. अब सोचा जाए कि ऐसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में. इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है. अब जब इसके ऊपर फील्ड लग रहा है तो फील्ड की वजह से दोनों चार्ज पे फोर्स लगेंगे. फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा. कैसे करेगा समझो आप. ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा F पॉजिटिव. ये निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F नेगेटिव. ठीक है. अब आप देख लो कि दोनों ही चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो F फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू E के बराबर. फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E. पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है मीन्स F पॉजिटिव, जो हमने डिनोट किया है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड निगेटिव चार्ज, आई मीन F निगेटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है. मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स ऐसा आप देख लो कि एक डाइपोल प्लेस्ड है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नीचे निगेटिव चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस एंड को इस तरफ पुल किया जा रहा है, इस एंड को उधर. मीन्स फाइनली ऐसे रोटेट करने वाला है. रोटेट करने का मतलब है कि बेटा इसमें टॉर्क डेवलप हो रहा है. द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. जैसे ये रोटेट किया मतलब
इसको टॉर्क रोटेट करा रहा है, द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इज टॉर्क, एंड व्हाट विल बी द टॉर्क, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, what will be its minimum value, maximum value, these all curious question are inside the topic. Just see, मैंने अभी तक आपको समझाया, यहाँ पे जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस किया गया, डाइपोल का एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स लगा फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब कि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो, देयरफॉर एफ नेट, नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो है। बट यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो नहीं है, बिकॉज द डाइपोल इज रोटेटिंग। अब टॉर्क कैसे निकलेगा वो धीमे धीमे करके आप समझो। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव फोर्स जो लगा है पॉजिटिव, उसका हम टॉर्क देखना चाहते हैं। थोड़ा जूम करके मैं अलग से समझा रहा हूँ। अच्छा, ये डाइपोल जो ऐसे घूम रहा है, ये मिडिल इसका एक्सिस बन रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आप समझो। ये मान लो पॉइंट ओ है, यहाँ पे हमने रख रखा है प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स। ये बेटा एल है, और ये स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल इज थीटा। यही सीन समझो आप। ये देखो मिड पॉइंट और ये प्लस क्यू चार्ज, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। हमको इस फोर्स का, आई मीन एफ पॉजिटिव का टॉर्क चाहिए। ये ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है नेट फोर्स जीरो, अब हम टॉर्क की तरफ आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये फोर्स ओ पॉइंट पे लग रहा है, तो हम निकालेंगे पहले टॉर्क ड्यू टू एफ पॉजिटिव, मतलब जो एफ पॉजिटिव फोर्स है उसकी वजह से हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क टाउ वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव फोर्स की वजह से, मतलब इस फोर्स की वजह से, ऐसा फील करो आप। टाउ पॉजिटिव, ये सिर्फ यार अपना स्टाइल है लिखने का। टाउ पॉजिटिव का मतलब टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव, टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा था मैंने उसको पॉजिटिव से डिनोट किया है। आप F1 F2 कर लो, योर चॉइस। तो F पॉजिटिव की वजह से टॉर्क, R क्रॉस F होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स, नाउ यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लो ये O है, इस पॉइंट को मान लो आप M है, इस पॉइंट को मैं N मान ले रहा हूँ। Mn तुमको चाहिए, ये L है, तो ऑफ कोर्स ये कितना होने वाला है, L साइन थीटा। पक्का बात। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, मीन्स टाउ पॉजिटिव इज इक्वल टू, सिंपली हो गया ये आपका L साइन थीटा, और फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज Q इंटू ई। टाउ पॉजिटिव हम लोगों को कितना मिला बोलो आप बोल सकते हो Q E L साइन थीटा। ये हमको पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से टॉर्क मिला। अब नाउ टॉर्क इज वेक्टर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट क्लास अपना 11th का याद करो, जब मैंने आपको बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सी हियर, नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसके एलोंग आप अपना ऐसा फिंगर टिप करो और फिंगर को कर्ल करो। फिंगर को आप कर्ल कर रहे हो, मीन्स ये जो टॉर्क इसमें डेवलप हो रहा है, ये हो रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टाउ पॉजिटिव ये किधर हो रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, मीन्स इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिला। या फिर तो ऐसा जुगाड़ लगा ले भाई, यहाँ पे स्क्रू रखो पहले, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और सेकेंड वेक्टर की तरफ उसको स्क्रू को ऐसा रोटेट करो। कैसा रोटेट कर रहे हो आप, क्लॉकवाइज। तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया अपने को, इसका डायरेक्शन मिल गया कि ये होगा क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ जो निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका देखते हैं क्या सीन है। तो ये आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लो ऐसा है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ फिंगर टिप मैंने रखा, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल किए, फिर से अपने को क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो टाउ निगेटिव, टाउ निगेटिव मतलब क्या पढ़ रहे हो आप बोलो। टाउ निगेटिव मतलब टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज।
फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लो वही होना है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, सामने वाला एल साइन थीटा हो जाएगा। तो ये निकल के आपका फिर से वही आया आर क्रॉस एफ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई। तो टाउ निगेटिव वंस अगेन क्यू ई एल साइन थीटा। ओके, दोनों टॉर्क भी सेम है बट यहां पे इसका डायरेक्शन भी सेम है। फोर्स की तरह इनका डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, ये डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, नीचे वाले का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, बोथ आर इन क्लॉकवाइज। अब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। ओके, देयरफॉर लिख देता हूं मैं, सिंस टॉर्क ऑन बोथ चार्जेस, टॉर्क ड्यू टू फोर्स on both charges are in the same direction। ये सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में है तो नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2QEL साइन थीटा, मीन्स टाउ इज इक्वल टू Q और 2L मैंने एक साथ लिखा, उसके बाद E साइन थीटा, Q इंटू 2L, बोलो बेटा, Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, P से डिनोट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। फाइनली आप टाउ को लिख सकते हो P क्रॉस E, मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू, torque on an electric dipole is equal to the cross product of dipole moment and electric field. Everything are crystal clear and stepwise I have solved and explained. You just copy it. I will make it more comprehensive. ओके, हो गया ना, लिख लिए। अब आप समझो आगे का स्टोरी। टॉर्क का अपने को अभी तक फॉर्मूला मिला, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो हम लोगों ने लिखा पीई को पी क्रॉस ई। अच्छा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सही में ए बी साइन थीटा, बट ए बी साइन थीटा को आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा बोलो या बी ए साइन थीटा बोलो, फर्क क्या पड़ता है। अब यहां पे भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। टॉर्क पी साइन थीटा था, मैंने इसको पी क्रॉस ई लिख दिया, क्या मैं इसको ई क्रॉस पी लिख सकता हूं? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ वेक्टर फॉर यू। जो मैंने अभी टॉर्क यहां पे समझाया आपको, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ का वैल्यू आया था पीई साइन थीटा, इसको हमने लिखा टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, वेक्टर टर्म में लिख दिए। क्या हम इसको टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी लिख सकते हैं? ई क्रॉस पी का मतलब भी वही होने वाला है, ईपी साइन थीटा बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, ईपी साइन थीटा मतलब पी साइन थीटा, है तो वही चीज, बट आप क्या बोल सकते हो ऐसा? सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो आप और टॉर्क का डायरेक्शन देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो टॉर्क का डायरेक्शन था वो था हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, टॉर्क भी क्लॉकवाइज लग रहा है। मीन्स यहां पे जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज। बट अब इसके डायरेक्शन पे सोचो, पहला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वेक्टर पी, मतलब फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर टिप, फिर हमने कर्ल किया ऐसे फिंगर को सेकंड वेक्टर P की तरफ, P
पी का ये डायरेक्शन है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव, पी का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा जा रहे हो भाई, ऐसा जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उससे सेकंड वेक्टर पी की तरफ फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, मीन्स दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉक, दिस डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हमेशा पी साइन थीटा को अभी टॉर्क के केस में आप वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई पढ़ोगे। इतना क्लियर हुआ। अब इसके स्पेशल केसेस पे हम लोग बात करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क। बेटा 3 स्पेशल केस मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहला जो स्पेशल केस होगा, सम स्पेशल केसेस होगा, आप मान लो dipole axis is along electric field, मीन्स डाइपोल का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के along है। सीन बना के समझाता हूं, ये आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, मतलब ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन। तो यहां पे देखो पी और ई का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। या आप इसका अपोजिट केस ले लो, डाइपोल एक्सिस इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट, और अपोजिट अलोंग का केस है एंड अपोजिट का भी एक केस इसमें आप डिस्कस कर लो। अलोंग के केस में आपने देखा थीटा का वैल्यू 0, तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला था अपना क्या, पी ई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 मतलब पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, तो टॉर्क कितना 0। ये एक सीन समझ में आया। अपोजिट के लिए अलग से सीन बना के समझाता हूं। अब मान लो सेकेंड केस में डाइपोल एक्सिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सीन समझिए, मान लो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डाइपोल इसके अपोजिट में, मीन्स निगेटिव चार्ज माइनस क्यू इधर, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इधर, डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल थीटा हाउ मच 180 डिग्री। तो इस केस में जो आपका टॉर्क होगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 एंड वंस अगेन साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे फिर से टॉर्क क्या हो गया 0 हो गया। पक्का बात। अब यहां पे समझो कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तब भी आपका टॉर्क 0 हो रहा है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री है तब भी टॉर्क कितना हो रहा है 0 हो रहा है। ये जो कंडीशन है इसमें ना डाइपोल एकदम स्टेबल है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा, इक्विलिब्रियम तो 11 से इतना बार आया है, इक्विलिब्रियम का इकलौता मतलब मैंने बताया क्या, नेट फोर्स 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। सही में डेरिवेशन में भी मैंने ये बात बताया था कि नेट फोर्स 0 होता है। जब थीटा का वैल्यू 0 है तब इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा का वैल्यू 180 है तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद एक तीसरा केस समझो आप।
dipole axis is perpendicular. Dipole axis is perpendicular to electric field. Means electric field और dipole axis perpendicular direction में. तो ये आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लिया मैंने, और इस पे डाइपोल एक्सिस परपेंडिकुलर है. ऊपर नीचे मान लो एक ऐसा परपेंडिकुलर बाई माइनस प्लस, या ऊपर आप प्लस ले लो नीचे माइनस ले लो. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है. जब परपेंडिकुलर हो या थीटा का वैल्यू 270, दोनों सेम केस है, तब आपका टाउ क्या होगा, PE sin 90. sin 90 मैक्सिमम 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE, मतलब मैक्सिमम टॉर्क. इस केस में जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टॉर्क. 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमने आपको बताया. पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डाइपोल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री. दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डाइपोल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. और तीसरा मैक्सिमम टॉर्क का जो केस है, उसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लो या 270 ले लो, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन जब डाइपोल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है. मीन्स 90 का जब एंगल बनेगा इनके बीच, तब होगा टॉर्क मैक्सिमम. इतना क्लियर है? छापो आप इसको. मैंने आपको यहाँ पे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिएक्ट करता है जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया जाता है इसमें. या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बिहेवियर होता है जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है. ठीक है, इसके डेरिवेशंस को हमने समझा. 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम वाला पूछता है, बहुत बार पूछा है. और इसके स्पेशल केसेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का. डेफिनेशन में पूछ सकता है व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे कि सिंस टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, मीन्स जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है, तब डाइपोल के ऊपर जो नेट टॉर्क होता है वो 0 होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो अच्छे बुक्स में अवेलेबल होते हैं, लगभग सारे अच्छे बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ 11th की भी बातें होंगी. मैंने रोटेशनल मोशन आपको पढ़ाया था, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हूं, इतना सारा डेरिवेशन कराया हूं, उसमें हर एक कंटिन्यूअस बॉडी तक का सबका डेरिवेशन मैंने कराया है. तो वो सारा कॉन्सेप्ट 11th का और वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ चाहिए अभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका रिजल्ट अपने को अभी अभी मिला था, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा. ठीक है, इसके मैक्सिमम 0 दोनों केसेस मैंने बताया, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया. नाउ देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर अच्छे बुक्स में आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें थोड़ा प्रीवियस नॉलेज भी आपका लगता है. पहले जो आपने 11th में पढ़े छोटी छोटी बातें जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, वो सबकी भी चेक हो जाती है इस क्वेश्चन में. सो दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जस्ट सी व्हाट इज इट. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन विद अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम. आप मान लो कि ये आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो डाइपोल एक्सिस ध्यान से बनाना पड़ेगा, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस ये डाइपोल का मोमेंट, इसका डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने प्लेस कर दिया है एक डाइपोल को। अब अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हो, मान लो आप इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर दिए, प्लस क्यू इधर आ गया माइनस क्यू इधर आ गया, ये ऐसा आपने डिस्प्लेस कर दिया इसको इस तरह से। तो जब ये यहाँ डिस्प्लेस होगा और आप डिस्प्लेस करके छोड़ते हो यहीं पे, तो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये ऐसा नीचे आएगा, बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, इनर्शिया की वजह से फिर से नीचे आएगा। समझो, ये एकदम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा डाइपोल है, हमने ऐसे इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस कर दिए, अब डिस्प्लेस करके छोड़े तो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आया, बट इनर्शिया की वजह से यहाँ वो रुकेगा नहीं, वो नीचे ऐसे मूव करेगा। मींस इस तरह से ये डाइपोल ऐसा ऑक्सीलेट करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब ये डाइपोल ऐसा ऑक्सीलेट करने लगा स्मॉल फ्रीक्वेंसी के साथ, छोटा छोटा ऐसा ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है, नैनो नैनो, तो जब ये ऑक्सीलेट करने लगा तब इसका टाइम पीरियड कितना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब समझते हैं कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है उसका क्या सीन है भाई। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े थे आप, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पक्का बात। बट यहाँ पे अपने को रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में सोचना है, तो टाउ आर रीस्टोरिंग, पूरा लिख दूं क्या, आर लिख देता हूं, समझ लो, चलो यार लिख ही देता हूं, टाउ रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पक्का बात है। अब सोचो टॉर्क के केस में मैंने जो 11th में पढ़ाया था, थोड़ा फील करना आप। बात स्टार्ट करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स से। रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया था रीस्टोरिंग फोर्स। याद करो, आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये सब एसएचएम में पूरा जम के पढ़ाया हूं बेटा, टू मच। जितना मैंने आपको एसएचएम ये सारे में कॉन्सेप्ट दिए हैं, आई होप कि आपसे ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप जो मेरे स्टूडेंट है पर्सनली, आप वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो, यू कैन हैंडल, आई नो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बट अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के लिए ना आपको अपने प्रीवियस डेफिनेशन फॉर्मूला ये सबको माइंड में रखना पड़ेगा। अब यहीं पे आप सोचो कि इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है डाइपोल, इधर ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है, टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो है भाई, ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीलेट कर रहा है तो एसएचएम में टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स देन हैव टू यू सॉल्व। नाउ सी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये F फोर्स है, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू आप बोल सकते हो माइनस के थीटा, लीनियर डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस, मीन्स आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अब यहाँ पे भी एक बात बोला है कि दिस इज ऑक्सीलेटिंग विद अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी, तो जब बेटा थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, थीटा इज स्मॉल, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यू कैन से। तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया आपका पीई इंटू थीटा, पीई इंटू थीटा। बट अपने को पता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करता है ऑब्जेक्ट को, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये माइनस साइन। नाउ एक रीस्टोरिंग टॉर्क और मैंने आपको समझाया था, ठीक है। एक्चुअली में टॉर्क और एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन समझो आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ, टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि अल्फा क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो A इज इक्वल टू तुमको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस लाइन पे पूरा एक लेक्चर दिए थे हम आपको 40 to 45 मिनट का सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
इसको हर सिचुएशन से डील करके मैंने आपको समझाया था, और मैंने ये बोला था कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी से एसएचएम डिफाइन होता है। ये लिनियर में लिखा हुआ है, एंगुलर में कन्वर्ट करो। a बोले तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। इस वैल्यू के यहां अगर हम पुट करते हैं तो टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू आई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। पक्का बात। अब आप सिंपली दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पीई माइनस थीटा। बेटा माइनस से माइनस उड़ा देते हैं, थीटा से थीटा उड़ा देते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई बाई आई एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर पीई बाई आई। बट अपने को ओमेगा नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। तो देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई रूट अंडर पीई बाई आई मीन्स आई ऊपर, तो ये हो गया 2 पाई रूट अंडर आई बाई पीई। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन। This is your time period of oxidation. 2 pi root under I by P. Okay? All the देखो बेटा ये 11th के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। मैंने बोला ना you have to be conceptual. रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में लेसन गेन करते हो must be used in anywhere। जहां पे उस टर्म की जरूरत है न्यूमेरिकल्स में you can use. You have to free use. Okay? Now I will take another question. There is one more interesting question which I have to solve for you people. And वो जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया 30 डिग्री के एंगल पे। आई थिंक ऐसा ही बुक में लिखता है, 30 डिग्री के एंगल पे प्लेस कर दिया। समझो आप क्या बोला। हाँ, क्वेश्चन में बोला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field, dipole axis missing angle, dipole axis makes an angle of 30 degree with electric field as shown in figure बना के दूंगा मैं। Find angular acceleration of electric dipole. Find angular acceleration of electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। अब आप समझो इस क्वेश्चन में क्या बोला। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। फिगर बना के दूंगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स आपको अल्फा चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा चाहिए। सीन समझो आप। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। डाइपोल एक बना रहा हूं मैं,
माइनस क्यू प्लस क्यू। ये देखो एंगल 30 डिग्री, ये डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन, और ये E का डायरेक्शन, एंगल 30 डिग्री। हाँ, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बेटा इसको आप ऐसे रखोगे तो ये ऐसे मूव करेगा ना, रोटेट करेगा। मैंने आपको बोला ये डाइपोल आप ऐसे प्लेस करोगे, टॉर्क की वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा, ये अपने को समझना है। दोनों ही आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब दोनों का मास m है। अब आप समझो, सबसे पहले तो आप टॉर्क की बात करो तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, PE साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू P मतलब Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक फील्ड E ये साइन 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 उड़ गया, एंड टाउ इज इक्वल टू QLE। पक्का बात है, टॉर्क का वैल्यू अपने को मिल गया। दूसरा आप समझो कि अभी भी एक प्रीवियस प्रॉब्लम में आया था, टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो दिस इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू I, इसका भी मास m, ये डिस्टेंस L, ये भी L, ml² प्लस ml²। तो ये हो गया 2ml² इंटू अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2ml² कैसे लिखा हुआ है। तो ये एक मास है आपका m, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन L, दूसरा मास है ये m, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन L। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समेशन MI/RI का स्क्वायर। ये आपको पता है, दो पार्टिकल है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, ये सारा कुछ कूट के 11th में पढ़ाया हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो सिंपली। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दिस इज योर 2ml² अल्फा, 2ml² अल्फा इज इक्वल टू QLE, QLE। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू QLE डिवाइडेड बाय 2ml²। एक L उड़ा दे भाई, अल्फा इज इक्वल टू QE बाय 2ml। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। पक्का बात है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। बोल रहा था कि एक ऐसा डाइपोल है, मान लो आप ये स्ट्रेट लाइन में मानो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डाइपोल को 30 डिग्री पे रख के छोड़ दिया। अब रख के छोड़ेगा तो ये ऐसा स्विंग करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से ऑक्सीलेट किया भाई? जब ऑक्सीलेट कर रहा है तो टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत सारा सीन है यहाँ पे। मीन्स जब ऑक्सीलेट किया तो कितना टॉर्क कितना लगाया, तो टॉर्क P साइन थीटा से हमने निकाला। उसके बाद जब ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में अपने को रिलेशन पता था, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। नहीं पता था तो ये बेटा और कुछ नहीं है, F इज इक्वल टू M इंटू A है। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क, M का I, A का अल्फा, ये सब एनालॉगस मैंने आपको समझाया है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। It is well covered, full derived with the important objective and important numerical question. I hope you all understand my lecture very well. Keep watching and just try to give your problem via comment to me. I will try to solve in my lecture. What is your problem for numerical? In any other concept, what you face the problem, what is your basic problem, share with me. I will try to remove all these type of problems by my lecture. Thank you so much, take care.